है जिसमें हम समझेंगे एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दैट ब्रांच ऑफ chemistry that deal with the structure properties and reaction of compound that containing carbon। यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब कार्बनिक रसायन जो है, वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें स्ट्रक्चर होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं और रिएक्शन के कंपाउंड्स होते हैं, कंटेनिंग कार्बन होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस करते हैं। जन द सेकंड टॉपिक हम लोग का होगा वो क्या होगा, ध्यान समझिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड विच कंटेन मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर जो मैंने बोला कहीं पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो मेनली उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होने चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो जस्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक क्या, तो अब बात आ रही कि मैंने जैसे कार्बन और हाइड्रोजन बोला, तो कार्बन हाइड्रोजन से नाम बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो देन द सेकंड टॉपिक हम लोग का होगा जिसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के जो पार्ट्स होंगे ना, तो यहाँ पर आपको पहला जो पार्ट मिल रहा होगा जिसके बोलेंगे सैचुरेटेड, यानी कि एल्केन की बात मैं करूँगा। एल्केन हम लोग का सैचुरेटेड होता है। ठीक है, एंड द सेकंड टॉपिक हम लोग को यहाँ मिल रहा होगा जिसे हम कहते हैं, देखिएगा, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ सेकंड टॉपिक हमें क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड मिलता है। अब अनसैचुरेटेड के पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा, तो अनसैचुरेटेड के दो पार्ट्स आपको मिलते हैं। एंड द नंबर फर्स्ट पार्ट होगा जिसे एल्कीन नाम से जानते हैं हम, एंड द सेकंड पार्ट हम लोग का जो होगा जिसका नाम होता है एल्काइन। तो फाइनली हाइड्रोकार्बन्स की बात मैंने की है, तो हाइड्रोकार्बन्स के दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, एक तो मिल रहा है सैचुरेटेड, एक मिल रहा है अनसैचुरेटेड, यानी कि हिंदी में बात करें तो संतृप्त, और एक होगा असंतृप्त। संतृप्त की बात करेंगे जिसमें एल्केन आते हैं, असंतृप्त की बात किया मैंने, एल्कीन और एल्काइन पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ हमने ये बातें समझी, एंड द सेकंड टॉपिक आगे मिलेगा। अगर जो बात करूँ यहाँ मैं इनके जो जनरल फॉर्मूले की, तो यहाँ जनरल फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड के लिए, एल्केन के लिए CnH2n+2। एंड द सेकेंड टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पर जो एल्कीन होता है, एल्कीन के पार्ट के लिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एल्कीन वाले का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और यहाँ मैं बात करूँ अगर जो इसके स्ट्रक्चर की सैचुरेटेड में, तो यहाँ आपको मिलेंगे जितने भी कार्बन्स होंगे सभी सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट होंगी। ठीक, और यहाँ पर आपको मिल रहा होगा जो एल्कीन के लिए, यहाँ पर आपको मिलेगा डबल बॉन्ड से अटैचमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं एज एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिया है एथीन का, तो एथीन आपको मिल रहा होगा जो कि डबल बॉन्ड से अटैचमेंट इसकी है। ठीक है, एंड द सेकंड टॉपिक आपको मिल रहा है जो है एल्काइन। एल्काइन जो हम लोग का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो यहाँ पर आपको -2 की पॉसिबिलिटी मिल रही, एंड इसका जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। देन द पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में हम लोग का सिंगल बॉन्ड आता है जिसे एल्केन नाम से जानते हैं, और अनसैचुरेटेड में दो पार्ट्स आते हैं, एक एल्कीन आता है और एक एल्काइन आता है, जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो फाइनली मेरी बातें आप स्पष्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक हम लोग को मिल रहा है कि भाई हम लोग IPSC नॉमेनक्लेचर समझेंगे। तो IPSC नॉमेनक्लेचर समझने से पहले हमें क्या होना चाहिए, द 3 बेसिस पार्ट्स हमें इसकी समझ में आने चाहिए। IPSC नॉमेनक्लेचर के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज बना दी हैं IPSC नेम के, लेकिन स्पेशली यह कंटेंट बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ आप देख लेंगे नंबर फर्स्ट जो मिल रहा होगा, तो यहाँ मिल रहा है द नेम फॉर एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन द 3 बेसिस पार्ट्स। तो यहाँ मैंने आपको जैसा बताया कि जब भी हमारा जो नेमिंग होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, उन सब के लिए 3 बेसिस पार्ट होना चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट होने चाहिए वो ध्यान समझना। नंबर फर्स्ट पार्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है जो पेरेंट होना चाहिए, और यहाँ पर मिलता है प्रीफिक्स और यहाँ मिलता है सफिक्स। मैंने इससे पहले ऑलरेडी कई बार मैं आपको बता दिया, ऑलरेडी इस पर बहुत से वीडियोज अपलोड है जिसको आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिएगा जो हम लोग का पेरेंट होता है, पेरेंट का मतलब कार्बन की संख्या, वर्ड रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ जो आपको सफिक्स मिल रहा है मतलब आगे लगने वाला, और इससे पीछे वाला मतलब पूर्व लगने वाला, पहले लगने वाला। तो ये बातें आप देखिएगा। तो अभी आप क्या समझ पा रहे हो, बेसिक जो पार्ट्स है सफिक्स का, सफिक्सेस, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान से देख रहे हो आगे। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सफिक्सेस क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। जो सफिक्सेस है ऑन द एंड्स ऑफ द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टेल यू दैट मेजर फैमिली द मॉलिक्यूल्स बिगिन
टू। तो यहाँ पर कहने का मेरा टॉपिक जो है ये मिल रहा है कि जो हम लोग का सफिक्स होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे लगने वाले पार्ट्स हैं, बिगनिंग जो हम लोग का एंड कार्बन्स होता है उसके पीछे में लगते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देख लो, सफिक्स के रूप में मैंने यहाँ लिया एल्कीन वाले पार्ट। तो एल्कीन तो इसका नाम हो गया ना, जो पेरेंट कार्बन हो गया, पेरेंट तो एल्क बोल दिया मैंने, और इन जो आपको मिला है ना, ये हम लोग का सफिक्स हो गया। तो यहाँ फाइनली इस बात को आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही मैं बोलूँ सफिक्स के लिए एल्कीन के लिए, तो एल्कीन के लिए भी इन लग जाता है, एल्केन के लिए वहाँ एन लगा था। यहाँ पर और भी देखो तो यहाँ एल्काइन है, एल्काइन के लिए तीनों भाग आप देख पा रहे हो जो कि हम लोग के क्या होंगे, सफिक्स के पार्ट्स आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे जो हम लोग का पार्ट होगा बेसिक पार्ट्स नंबर सेकंड होगा, जो पेरेंट की बात मैंने बार बार कही। तो पेरेंट क्या होना चाहिए वो देखना। तो यहाँ पर पेरेंट का डिफिनीशन पहले मैंने लिखा है, वो ध्यान से समझो पेरेंट का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लिखा है द पेरेंट, जब द पेरेंट पार्ट ऑफ द नेम टेल्स यू हाउ मेनी कार्बन आर इन द लार्जर कार्बन मेन चैन और द मॉलिक्यूल। तो कहने का सिंपल सा लॉजिक है, मैंने जैसे इसे पहले आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वही हम लोग का पेरेंट कार्बन भी होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है जिसे हम वर्ड रूट नाम से जानते हैं। मतलब मैंने C1 बोला तो C1 हमारा मेथ होगा, C2 बोला तो एथ होगा, इस तरीके से मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे तरीके से हम लोग के पूरे पार्ट्स आते हैं। तो आगे बढ़ के समझते हैं इस बात को और भी अच्छे तरीके से। तो यहाँ मिल रहा है का तो आप लोग कंटिन्यू मिल रहा है टू 10 इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेंगे। तो पहला मैंने लिख दिया जिसका नाम है मेथ, और दूसरे के जो पार्ट करेंगे तो दूसरा हम लोग को मिलेगा एथ, तीसरा जो मिलेगा उसे हम कहेंगे प्रोप, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट हो जाएगा। पांचवा होगा जिसे हम कहेंगे पेंट नाम से, और छठे का नाम होगा आपको मिलेगा हेक्स, सातवें का नाम जो मिलेगा आपको मिलेगा हेप्ट, और आठवें का नाम मिलेगा जिसे ऑक्ट कहेंगे, और नौवें का नाम जो होता है उसे नॉन कहा जाता है, 10वें का नाम जो होता है उसे डेक कहा जाता है। तो फाइनली मैंने आपको 10 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट चेन थे उसके बारे में मैंने बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ के और भी बातें समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या मैं बताना आपको चाहता हूँ। तो देखिए आगे आगे हम लोग का टॉपिक क्या आता है उसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आता, अब बात आ रही थी कि जो पेरेंट एंड सफिक्स की यूजेस के। तो पेरेंट और सफिक्स की यूजेस क्या है पहले आपको बता दे भाई। द पेरेंट इन नेम्ड, दो आपको पेरेंट मिल रहा है, द पेरेंट इन नेम्ड बेसिक ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ आपको जो पेरेंट मिलेंगे वो नंबर, बेसिक नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। जैसे फर्स्ट आपको कार्बन मिल रहा है जिससे नाम मैंने बोला मेथ, ऐसे सेकंड कार्बन से भी एथ बोल दूंगा, तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। सो अगर जो मैं बात किया मैथ का, तो मेथ आपको मिला, उसमें मैंने क्या किया, एन को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो ये क्या होगा, मेथ हम लोग का जो होता है वो पेरेंट कार्बन होता है, यानी कि वर्ड रूट होता है। और जो एन आपको मैंने जोड़ा है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बता रहा है कि हम सफिक्स की बात कर रहे हैं। तो सफिक्स के लिए मैंने बोला जिसका फॉर्मूला हो जाता है CH4। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH4। फाइनली यहाँ से आप इस बात को डिफाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड कार्बन की बात कर लिया एथ, और यहाँ पर मैं 2 कार्बन यहाँ पर होंगे, तो यहाँ एथ के लिए 2 कार्बन है। एंड 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ। इससे पहले मैंने आपको प्रिपेयर कराया, आपको याद कराया अच्छे से, तो वहाँ हमने लिखा एथ और पीछे लगा देना है एन। तो सिंपल सा ये हो जाना चाहिए। फॉर्मूला होगा CH3 आपको फॉर्मूला मिल रहा है। एंड बात करेंगे पेरेंट एंड द प्रेजेंट, आपको मिलेगा पेरेंट ऑफ ए 3 सबसेक्स में 3 कार्बन आपके पास हो तो क्या मिलेगा। तो आप फाइनली देख पा रहे हैं प्रोप मिल रहा है। सो द 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, सिंपल सा लॉजिक है, प्रोप लिखोगे और सिंगल बॉन्ड एन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी आपको सिंगल बॉन्ड की मिल रही, तो यहाँ एन लगाना। फॉर्मूला अगर जो होता है CH3 यहाँ आपको फॉर्मूला मिलता है। एंड आगे बढ़ के हम और बातें समझते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा चौथा कार्बन जिसे ब्यूट नाम से जानते हैं। ब्यूट के लिए अगर जो ध्यान से देखेंगे तो ब्यूट हम लोग का जो होगा, ब्यूट लिखेंगे सिंगल बॉन्ड एन लिखेंगे, और इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ मिलेगा CH3 मतलब यहाँ आपको 4 कार्बन मिल रहे हैं और 4 कार्बन से नाम होता है ब्यूट। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो हम लोग का पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा तो मैंने लिखा है सो नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स सो एज कार्बन जो हम कंटेनिंग ऑफ फॉर्मूला एंड द स्किल्स एंड द स्ट्रेचर। यहाँ आपको स्ट्रेचर्स मैंने दिए हैं, बहुत ही अच्छा है, सुनहरा सा स्ट्रेचर यहाँ आपको मिल रहा है। यहाँ आपको देखिएगा लंबा सा स्ट्रेचर है। तो यह स्ट्रेचर में आप क्या देख पा रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि नंबरिंग करते हैं कार्बन की, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर क्या होता है। तो आंसर सिंपल सा लॉजिक है, पहले हमको क्या करना है, कार्बन को गिनना है। कार्बन को गिनना है तो हर एंड पे कार्बन होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आप आराम से इसको गिना है। तो यहाँ मैंने लिखा है 9 कार्बन आपको मिल रहे थे, 9 कार्बन यहाँ मिल रहे हैं।
9 कार्बन से मैंने नाम लिख दिया नोन लिख दिया, तो यहाँ मैंने 9 कार्बन से इसका नाम लिख दिया नोन, और ये सिंगल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी सभी मिलते हैं तो मैंने नाम लगा दिया एन, तो यहाँ नाम हो गया नोनेन, नाम हो गया इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रीफिक्स की बात करें। यहाँ प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स आर एनी सब्स्टिट्यूएंट एटीट्यूड टू द मेन कार्बन पेरेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ आपको मिल रहा होगा कि जो सब प्रीफिक्स आपको मिलता है, प्रीफिक्स जो आपका ये होता है जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट बच जाता है। ठीक है, जो अटैचमेंट्स है, किसी से अटैच्ड है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे अटैचमेंट होते हैं, जो मेन चेन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल्स की बात करें, अगर जो मैं प्रीफिक्सेस की बात करूँ, जो हमारे आगे लगने वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया नोनेन लिख दिया, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास कोई ग्रुप नहीं था। तो वो ग्रुप अगर जो लगाना होगा तो उस ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे फाइनली, वो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर अगर जो क्लोरीन समूह है तो उसके लिए क्लोरो यूज करते हैं, फ्लोरीन समूह है तो फ्लोरो यूज करेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो समूह हम लोग यूज करते हैं। फाइनली यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके इस बात को और अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। तो यहाँ आपको मिलेगा, जो आप लोगों को मिल रहा है, पुटिंग टुगेदर टू इन नेम। यहाँ पर जैसे देखिएगा रूल होता है, फर्स्ट रूल होता है द IPSC नॉमेनक्लेचर इंट्रोडक्स होगा। इसका होगा क्या होना, फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड द मेन लॉन्गेस्ट चेन। मैंने जैसा बताया इससे पहले, हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। एंड द सेकंड टॉपिक नंबर इन द मेन चेन। हम लोग को क्या करेंगे, पहला होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चेक करना, सेकंड होता है जिसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद उसकी नंबरिंग करना, तो हम लिखेंगे उसके नंबर्स लिखने हैं। थर्ड होगा आइडेंटिफाई ऑल प्रीफिक्स एंड देयर पोजीशन नंबर्स। हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि जो हम लोग का प्रीफिक्स हो रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर से नियरेस्ट होगा, वो सभी हम लोग को डिफाइन करने होते हैं। एंड द फोर्थ टॉपिक जो हम लोग का, राइट द फुल नेम प्रीफिक्स पेरेंट एंड सफिक्स। इस रूल का हम लोग पालन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जो हम लोग का IPSC नेम है वो 3 पार्ट्स पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे, सफिक्स पे और प्रीफिक्सेस पे। अगर ये बात आपको डिफाइन हो जाएगी, अच्छे से पता चल जाएगी, तो आप हर IPSC नेम्स को बहुत ही चुटकियों में आसानी से और शॉर्टकट वे से हल कर सकते हो। आगे बढ़ के और बातें समझते हैं। 5 जो हम लोग का टॉपिक होगा ऐड करेंगे, जो हम लोग का पेरेंट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिएगा आपको मिल रहा होगा जो बात, तो यहाँ मैंने लिखा है पुट द काउंट्स बिटवीन द नंबर, तो यहाँ मिलेगा 2, 5, 6। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि हमेशा जो नंबर है, ऐसा नहीं मैंने लिखा 2, 5, 5 ऐसे करके नहीं, हमेशा उसके बीच में कॉमाज का होना बहुत जरूरी है। अगर जो हमने नंबर्स के बीच में कॉमा नहीं लगाई है तो हमारा IPSC नेम पूरा का पूरा गलत जाता है, पूरी की पूरी IPSC नेम गलत हो जाएगी, जो भी आपने मेहनत किया सब पे पानी फिर जाएगा। तो भाई देखो, इस बात को आप लोग एकदम नोटिस करना, मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही बारीक चीज़ है। अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, अच्छे से समझ लेना, और जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट करना, मैं आपको एकदम शॉर्टकट वे में बताऊंगा। आगे बढ़ के और भी बातें चेक करते हैं। तो यहाँ आपको मिल रहा होगा सेकंड टॉपिक, यहाँ मिल रहा है कि जो पुट ए हाइफेन का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन ए नंबर एंड ए लेटर। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है ट्राइमेथिल हेप्टेन बिकम्स, यहाँ पर मिला है 2,5,5 ट्राइमेथिल हेप्टेन। तो ये आपको IPSC नेम मिल रहा है। इस IPSC नेम में आप एक बात देख रहे हो, मैंने इससे पहले आपको बताया कि नंबर्स के बीच में कॉमाज होने चाहिए एंड द नंबर एंडिंग पॉइंट ऑफ द हाइफन यूजिंग। मतलब आप क्या करोगे, नंबर के बाद जब भी आप डिजिट्स का यूज करोगे तो उसके बीच में हाइफन का होना बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले बहुत ही अच्छे से आपको डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा, IPSC का ये पूरा का पूरा ये बात जो है वो पूरा का पूरा मंत्र है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आगे जो हम लोग का पार्ट आ रहा है वो ये मिल रहा है, सक्सेसिव वर्ड्स आर द मैनेज इनटू वन वर्ड्स ट्राइमेथिल हेप्टेन बिकम्स ट्राइमेथिल हेप्टेन। मतलब क्या होना चाहिए, आपके जो वर्ड्स मिल रहे हैं उसके बीच में गैपिंग्स नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मैंने लिखा ट्राइमेथिल लिख दिया, हेप्टेन थोड़ा दूर लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एकदम उसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में करेंगे, एकदम मैनेज करेंगे, एकदम पास लिखेंगे, तभी हमारा IPSC नेम सही होता है, सटीक होता है और बेस्ट भी होता है। और एक बहुत ही अहम बात कि हम IPSC नेम को हमेशा से हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा IPSC नेम स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए, जिससे हमारे IPSC नेम में कोई त्रुटि ना हो सके। तो ये बात आप लोग पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप ये बात अच्छे से स्पष्ट कर पाओगे। आगे बढ़ के और भी बातें समझते हैं। तो यहाँ मिल रहा है कि फॉलो द रूल नेम द फॉलो। तो यहाँ पर लिखा जो हम लोग का रूल मिला वो क्या होगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का यहाँ पर एक कंपाउंड मिल रहा है जिसमें मैंने IPSC नेम के बारे में बात की। अब यहाँ क्या देखोगे आप देखोगे कि यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा। एक रास्ते तो ये है जाने के,
एक रास्ता इधर से जाने का है। तो दोनों रास्तों में अभी आप देखोगे कि कार्बन की संख्या जो हम लोग का, क्योंकि ये आपको मिल रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट हम लोग का है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि प्रीफिक्स लगने वाला है। तो इस प्रीफिक्स को ध्यान में देखोगे कि कितने नंबर पे प्रीफिक्स हमारा आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखोगे 1 2 3 एंड 4 नंबर पे इधर से आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 एंड 4 नंबर पे। तो दोनों तरफ से ही आपको क्या है, दोनों तरफ से ही सेम नंबर मिल रहे हैं। तो देन आप इसका आईपीसी नेम आसानी के साथ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मैंने दिया था। तो इन सभी के आईपीसी नेम्स आपको करने के लिए मैंने दिया। मैंने इसका आईपीसी नेम मैं आपको बता दूं, सिंपल से करना क्या है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन से क्या लिखोगे, हेप्ट लिख देना। तो लिखोगे 7 कार्बन से हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है एन लिख देना। और यहाँ पर देख लो कि चौथे नंबर पे आपको मिल रहा है, 4 नंबर पे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आपको 4 नंबर पे ब्रोमो ग्रुप लिखा है, तो 4 हाइफेन लगाना और यहाँ पर लिख देना ब्रोमो, BROMO, ठीक है, ब्रोमो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। इसी तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपका मिल रहा है वो सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो फाइनली इस बात को आप डिफरेंस, ये जो आप लोगों को मिल रहा है और ये जो पार्ट आपको मिल रहा है, ये मैं आज के लिए HW दे रहा हूँ। इसको करके आप कमेंट करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर जो ये वीडियो आपको एकदम पसंद आया और अच्छा लगा तो बताना, मैं आपको इसी तरीके से वीडियोज़ अपलोड करके देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।